प्रीवियस क्लास में हम लोग 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर होगा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहां पे आपसे पूछा गया कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, असंगत है कहा गया कि उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। अगर रैखिक समीकरण का युग्म अगर असंगत है तो कैसी होगी? यहां पे समानांतर होगी। समानांतर होने का मतलब इस टाइप का लाइन होगा जो एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बातें समझ में आ रही है? इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प 1 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल है। अब देखो इसको सॉल्व करने का 2 मेथड। पहला मेथड क्या? तो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो, हम लोग बाय ऑप्शन वहां पे पुट करेंगे x का वैल्यू और तब पता कर लेंगे कि कौन सा आंसर होगा। अब दूसरा प्रोसेस ये है कि इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। अब देखो हम दोनों प्रोसेस से सॉल्व कर देते हैं। पहले देखो फर्स्ट में ये है आपका क्या दिया गया इक्वेशन। तो फर्स्ट में आपको दिया गया 2x + 3y = 11 और सेकंड आपको दिया गया 2x - 4y = -24। एक को आप इक्वेशन 1 मान लो और एक को आप इक्वेशन 2 मान लो। अब यहां पे देखो कि ये क्या है, यहां 3 है और यहां पे 4 है और ये 2y बिल्कुल बराबर दिख रहा है। इसको आप यहां पे इसको माइनस कर लो। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कट जाएगा। यहां पे 3y और 4y 7y होगा बराबर 4 और 1 5 और 2 1 3। यहां से y कितना आ गया? तो y आपको आ गया 35/7। 7 × 7 7 × 5 35, मतलब y 5 आ गया। अब आप y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो। y का मान किसी एक समीकरण में आप रख सकते हो। हम समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब y कितना, यहां पे कितना है समीकरण 1? तो 2x + 3y = 11। 2x + 3y = 11। तो यहां पे देखो कि y के प्लेस पे आप 5 रख लो। तो 2x + 3 × 5 बराबर कितना? तो 11। तो 2x बराबर कह सकते हो आप 11 और -5 × 15। यहां पे 2x बराबर हो जाएगा 11 - 15 मतलब -4। तो x कितना हो गया? x आपको आ गया -4/2। 2 × 2 2 × 4 मतलब -2। तो यहां से आपको क्या मिल गया? तो x आपको मिल गया -2 और y मिल गया आपको 5। अब देखो कि x -2 और y किस में दिया गया है? 5। तो ये आपको दिया गया विकल्प 4 में। इसका मतलब 2 का सही उत्तर विकल्प 4 होगा। ओके, अब चाहो तो अब बाय ऑप्शन प्रोसेस से भी जा सकते थे, लेकिन उसमें आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाता। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6 और 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होंगे। अब एक बात हमको बताओ कि जब अनगिनत हल होते हैं तो उसका क्या होता है? आपको पता है कि a1/a2 = b1/b2 अब बराबर c1/c2 होता है। ओके, जिसको हम लोग मेनी सॉल्यूशन कह सकते हैं या अनगिनत हल कह सकते हैं। अब यहां पे देखो कि कितना है। तो पहला है आपका 4x + ky। अब इसको कैसे लिख सकते हो? बराबर 6 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -6 = 0। ओके, अब देखो सेकंड में क्या है? 2x - 4y और यहां पे आपको बराबर में दिया गया 3, तो बराबर को इस तरफ लेके आएंगे 3 को, तो माइनस में 3 आएगा। तो यहां पे आ गया -3 और ये बराबर आ गया 0 के। यहां पे गौर से देखो, हम लोग x के कोफिशिएंट को a1 मानते हैं। तो यहां पे a1 कितना है? a1 आपको 4 आ गया। y के कोफिशिएंट को b1 मानते हैं। b1 कितना आ गया? k आ गया। और c1 कितना आ गया? कांस्टेंट टर्म को हम लोग c मानते हैं। c1 आपका -6 आ गया। इसके बाद a2 कितना आ गया? a2 जो है वो 2 के इक्वल है। और b2 कितना है? b2 -4 के इक्वल है। और c2 कितना है? c2 आपका -3 के इक्वल है। और आपको कहा क्या गया कि अनगिनत हल के लिए, और आपको अनगिनत हल के लिए कंडीशन ये पता है। कंडीशन क्या है? a1/a2 = b1/b2 और बराबर हो जाएगा c1/c2 के।
अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। a1 के प्लेस पे कितना है, a1 के प्लेस पे 4 दिख रहा है, इसका मतलब 4 बट्टा a2 के प्लेस पे कितना है, 2 दिख रहा है, बराबर b1 के प्लेस पे कितना है, k दिख रहा है, b2 के प्लेस पे क्या है, -4 है, c1 के प्लेस पे कितना है, -6 है, और c2 के प्लेस पे कितना है, -3 है। अब किसी दो को सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो इस दोनों को आप सॉल्व कर लो या तो आप इस दोनों को सॉल्व करोगे, किसी को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर 4/2 बराबर हो जाए k बट्टा -4 के, यहां से आप क्या कह सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे आ जाएगा 2 गुने k और ये बराबर होगा -4 गुने 4 के। यहां से k बराबर कितना आ जाएगा, k आ जाएगा आपको -4 गुने 4 और बट्टा 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो 4 दूना कितना आ गया 8, तो -8 आ गया। अब आप देख लो कि -8 किस में दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है विकल्प 2 में, इसका मतलब क्वेश्चन 3 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब देखो आप या तो इसको भी सॉल्व कर सकते थे, यहां पे देखो अगर हम k बट्टा -4 को इक्वल कर लेते -6 बट्टा -3, अब -6 बट्टा -3, अब आपको पता है कि दोनों में अगर माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब k गुने 3 जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, तो -4 गुने 6 के। यहां से अगर k का वैल्यू फाइंड करोगे तो -4 गुने 6 अब बट्टा 3 आएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6, यहां से भी देखो आपको कितना आ गया, -8 आ गया। बातें समझ में आ गई, इसका मतलब 3 का सही उत्तर हो गया विकल्प 2। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि यदि समीकरण x - 2y = 3 एंड 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल हो। आपको पता है कि एक अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होता है, एक अद्वितीय हल का कंडीशन होता है कि अगर a1/a2 बराबर नहीं हो किसके, b1/b2 के, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। अब आप चेक कर लो इसको, क्या दिया गया आपको, x - 2y = 3 और 3x + ky = 1। यहां पे लिख लो x - 2y = 3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x - 2y - 3 = 0, और इसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, यह आपका 3x + ky बराबर 1 है। 1 को इस तरफ लाएंगे तो -1 होगा और -1 और ये बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। यहां पे देखो a1 कितना है, a1 1 के इक्वल है, b1 कितना है, b1 -2 के इक्वल है, c1 कितना है, c1 -3 के इक्वल है। इसके बाद a2 कितना है, a2 3 के इक्वल है, b2 कितना है, b2 आपको k के इक्वल दिया गया है, और c2 कितना है, c2 आपको -1 के दिया गया है। अब पूछा क्या गया, एक अद्वितीय हल। अब एक अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, आपको पता है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, b1/b2 के। अब यहां पे देखो a1/a2 कितना है, 1/3 है, और ये बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2, इसका मतलब -2/k के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k को 1 से गुना करेंगे k आएगा, बराबर नहीं होगा, 3 को -2 से करेंगे गुना तो -6 आएगा। अब देखो k बराबर -6 किस में दिया गया, ये आपको k बराबर नहीं है -6 के, किस में दिया गया, विकल्प 2 में। इसका मतलब 4 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। अब आपको पता है कि रैखिक समीकरण का घात हमेशा 1 होता है। अब यहां पे किस में दिया गया 1, तो ये आपको दिया गया विकल्प 3 में, इसका मतलब 5 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेट आपको पता है कि जब रैखिक समीकरण की बात आएगी तो ax + b = 0 होता है, यहां पे घात कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का हल होगा। अब एक बात बताओ कि किस कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होता है। कंडीशन आपको पता है कि जब अनेक हल हो, क्या होगा, अनेक हल हो, या उसी को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं अनगिनत हल हो।
बातें समझ में आ गई। अब देखो इसके लिए ये इसका तो अभी हम करेक्ट आंसर बता रहे हैं कि इसका आंसर होगा सी, इट मींस अनगिनत हल। लेकिन आप यहां पे समझ लो कि इसके जगह पे अगर आपसे ये पूछ देता कि कोई हल ना हो, कोई हल ना हो के लिए क्या कंडीशन बनता है, आपको ध्यान रखना है कि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 और बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के। ऐसे कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा। बातें समझ में आ गई, कोई भी हल नहीं होगा। अब देखो कि अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के, ऐसे कंडीशन में b1 बाई b2 के, ऐसे कंडीशन में जो अगर आपको दिखाई देगा तो इसको हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं या एक और केवल एक हल कहते हैं। तीसरा कंडीशन क्या बनता है, तीसरा कंडीशन यह बनता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर b1 बाई b2। इस कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। अब इस कंडीशन में एक और केवल एक हल या जिसको हम लोग कह सकते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब तीसरा कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर b1 यहां पे b1 बाई b2 बराबर हो जाएगा c1 बाई c2 के। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल। अनेक हल कह लो या जिसको हम लोग अनगिनत हल कहेंगे। तो यहां पे कंडीशन किससे मिल रहा है, ये a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर है c1 बाई c2 के। यहां पे मिला लो किससे मिल रहा है, ये आपको दिख रहा है अनेक हल। अनेक हल किसमें है, तो सी में है। इसका मतलब 6 का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि y माइनस 7 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। यहां पे पूछा गया आपसे कि y माइनस 4 बराबर 0। यहां पे समझो y माइनस 4 और बराबर किसका है, ये बराबर आपको दिया गया है 0 के। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो y बराबर 4। अब आपको थ्योरी वाले सेक्शन में ये बात जानते होंगे कि अगर y दिया गया है किसी में, तो अगर y दिया गया है और x नहीं दिया गया है, तो यहां पे समझो ग्राफ के थ्रू कि कैसी रेखा बनेगी। यहां पे समझो ये रहा, इसको हम लोग मानते हैं कि ये आपका x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है, ये y एक्सिस होता है, ये y एक्सिस है। इसको y मानते हैं और इसको y डैश मानते हैं। क्या कहा गया कि y 4 के बराबर है। इसका मतलब एक सपोज करो कि यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा y। अब देखो कि यहाँ पे जो लाइन बनेगा वो इस तरह का लाइन बनेगा। अब ये लाइन किसके आपको समानांतर दिखाई पड़ रहा है, तो बोलोगे सर x एक्सिस के समानांतर है। अब देखो कि x एक्सिस कहां दिया गया, तो एक विकल्प में दिया गया। इसका मतलब 7 का सही उत्तर होगा विकल्प 1। तो क्वेश्चन में था y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, ये जो होगी वो x अक्ष के समानांतर होगी। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर k कि कोई हल ना हो, तो अगर कोई हल ना हो तो ऑप्शन यहां पे दिया गया। अब आपको पहले सॉल्व करके देखना होगा कि अगर कोई हल ना हो तो क्या कंडीशन बन रहा है। पहले आप अपने इक्वेशन के लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका 3x माइनस वाई, अब बराबर 5 है, इसको चाहे तो माइनस 5 बराबर 0 लिख सकते हैं। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि इस तरफ से इस तरफ आएगा तो साइन चेंज होगा। ये आपका फर्स्ट रहा। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो 6x माइनस 2y, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस के आएगा और माइनस के बराबर किसके आ जाएगा 0 के। इसका मतलब यहां पे देखो a1 कितना है, a1 3 के इक्वल है, b1 कितना है, b1 माइनस 1 के इक्वल है, c1 कितना है, c1 आपको माइनस 5 दिख रहा है, a2 कितना है, a2 6 के इक्वल है, b2 कितना है, b2 माइनस 2 के इक्वल है, और इसके बाद c2 कितना है, c2 आपको माइनस के इक्वल दिख रहा है। अब ये तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि a1 b1 c1 किसको मानते हैं। आपको पता है कि x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में a1 होता है। कोफिशिएंट कहो या उसी को हम लोग गुणांक भी कहते हैं। अगर आपको कोफिशिएंट समझ में ना आए तो आप गुणांक समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको सब पता चल गया। अब देखो क्या कह रहा है कि कोई हल ना हो। अब कंडीशन क्या होता है कोई हल ना हो के, हम प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि a1 बाई a2 ये बराबर होता है b1 बाई b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 के, c1 बाई c2 के। ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। अब देखो a1 कितना है, तो 3 है, a2 कितना है, 6 है,
B1 कितना है, -1 है, और B2 कितना है, -2 है। C1 कितना है, -5 है, और C2 कितना है, तो -k है। बातें समझ में आ रही है। अब किसी को आप ले सकते हो, देखो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे ये और ये कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी कितना आ गया, 1/2। यहां भी क्या दिख रहा है आपको, 1/2, और यहां पे क्या दिख रहा है, इसको भी सॉल्व कर लो, ये भी कितना आ रहा है, 5/k। अब किसी एक को ले लो कि अगर हम लोग लेते हैं 1/2 बराबर नहीं होगा किसके, 5/k के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k को 1 से गुना करोगे k आएगा, और ये बराबर नहीं होगा किसके, 5 दूना 10, k बराबर नहीं होगा किसके, 10 के। अब देखो कि किस विकल्प में आपको k 10 के बराबर नहीं दिख रहा है। आपको विकल्प 3 में जो है वो k बराबर 10 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 8 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। यहां पे क्या कहा गया कि दो चर में क्या सब है, यहां पे दो चर x y में रैखिक समीकरण, यहां पे रैखिक समीकरण कितना दिया गया है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल होंगे। तो यहां पे कितने अधिकतम हल की बात हो रही है, तो इसके अनगिनत हल हो सकते हैं। ओके, इसका मतलब इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 का है। अब है मतलब अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इसमें से कोई नहीं। आपको चेक करना पड़ेगा तभी आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। यहां पे चेक करो क्या है आपका, ये आपको दिया गया 2x प्लस 3y, अब बराबर 5 है तो इसको हम -5 बराबर 0 लिख सकते हैं, और ये कितना है 4x प्लस 6y -15, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। चेक कैसे करेंगे, यहां पे देखो a1 बाई a2 फाइंड करो। a1 बाई a2 कितना है, a1 बाई a2 आ गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहां से आपको 1/2 आ गया। इसके बाद b1 बाई b2, b1 बाई b2 कहने का मतलब कितना आ गया, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आपको आ गया 1/2। अभी देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है। अब हमें चेक करना होगा c1 बाई c2, यहां पे चेक कर लो आप c1 बाई c2, c1 कितना है, -5 है, c2 कितना है, तो -15 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहां पे कितना आ गया, ये आपको आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यहां से c1 अब बाई c2 जो है वो क्या आ गया, ये आपको आ गया 1/3 के इक्वल। क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, दिखाई ये पड़ रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। क्या दिखा, यहां पे लिख लो, यहां पे है हमें a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। और अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी हल नहीं होता है। बातें समझ में आ रही है, कोई हल नहीं होगा। किस में दिया गया, ये आपको दिया गया विकल्प 3 में, इसका मतलब 10 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि युगपद समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9 है, निकाय है। अब निकाय में क्या दिया गया, असंगत दिया गया, अद्वितीय हल दिया गया, अपरिचित रूप से अनेक हल, और इसमें से कोई नहीं। ये तो चेक करने का मामला है, जब चेक करेंगे तभी किसी सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पे आप चेक कर लो, पहला क्या दिया गया, पहला है आपका 2x और प्लस 3y बराबर 5 है, तो इसको हम -5 बराबर 0 तो लिख ही सकते हैं। दूसरा है आपका 4x प्लस 6y बराबर 9, इसको -9 कर लो, और ये बराबर किसके आएगा, 0 के। यहां पे a1 कितना है, x का कोफिशिएंट a1 2 के बराबर है। b1 कितना है, y का गुणांक b1 यहां पे 3 के बराबर है। इसके बाद c1 कितना है, c1 -5 के बराबर है। इसके बाद a2 कितना है, a2 जो है वो 4 के इक्वल है। b2 कितना है, b2 6 के इक्वल है। और c2 कितना है, c2 -9 के इक्वल है। बातें समझ में आ रही है। अब आपको चेक कर लेना है, यहां से यहां पे चेक कर लेते हैं हम लोग। a1 बाई a2 फाइंड करो, कितना आ गया, ये आपको आ गया a1 बाई a2 मतलब 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये आपको 1/2 आ गया। ओके, अब आप b1 बाई b2 फाइंड कर लो, b1 बाई b2। अब b1 बाई b2 कहने का मतलब b1 के जगह पे 3 है और b2 के जगह पे 6 है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहां से आपको 1/2 आ गया। अब हम लोग c1 बाई c2 फाइंड कर लेते हैं। c1 बाई c2,
ये कितना है, C1 की जगह पे -5 है, C2 की जगह पे -9 है, ये कट गया, कितना आ गया 5/9। क्या कंक्लूजन निकला आपको, A1 बट्टा A2 तो बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो हम लोग कंक्लूजन में यहां पे कह सकते हैं कि A1 बट्टा A2, A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1 बाई C2 के। और ऐसे कंडीशन में आप क्या कह सकते हो, ऐसे कंडीशन में आप कह सकते हो कि इसका कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है। और कोई भी हल नहीं होगा, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, असंगत में कोई भी हल नहीं होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 11 का सही उत्तर होगा विकल्प 1। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती होंगे। पहले समपाती का अर्थ समझो, वैसे आप थ्योरी वाले सेक्शन में पहले ही पढ़ चुके होंगे। अगर एक लाइन के ऊपर से दूसरा लाइन जा रहा हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, उसको समपाती कहते हैं। ओके, अब यहां पे समझो कि समपाती होगा, तो अब कंडीशन कह रहा है कि k के किस मान के लिए, तो मतलब k का मान पता करना होगा। अब संपाती किस कंडीशन में होगा, तो जब आपको ये पता है कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, अब बराबर हो जाए C1 बाई C2 के, मतलब तीनों अगर बराबर हो जाए, ऐसे कंडीशन में संपाती होगा। अब आपको यहां पे आ जाना है, पहले क्वेश्चन को देख लो। पहला समीकरण क्या है आपका, तो x प्लस 2y बराबर 7। इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह है आपका x प्लस 2y और -7 बराबर 0। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 2x प्लस ky और -14 बराबर 0। a1 कितना है, a1 आपको 1 के इक्वल है। b1 कितना है, b1 आपको 2 के इक्वल है। c1 कितना है, c1 -7 के इक्वल है। इसके बाद a2 कितना है, a2 2 के इक्वल है। b2 कितना है, b2 k के इक्वल है। और c2 -14 के इक्वल है, -14 के इक्वल है। कंडीशन क्या कहा गया कि समपाती होगा k के किस मान के लिए। अब k के किस मान की बात होगी, इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, c1 बाई c2 के। अब वैल्यू पुट कर लो, a1 के जगह पे 1 है, a2 के जगह पे 2 है, b1 के जगह पे 2 है और b2 के जगह पे k है, c1 के जगह पे -7 है और C2 के जगह पे -14 है। इस दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, वो भी कितना आ गया, 1/2 ही तो आ गया। अब किसी दो को आप ले लो। हम लोग यहां से कह सकते हैं कि 1/2 बराबर हो जाएगा किसके, 2/k के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k को 1 से गुना करेंगे k, और ये बराबर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। k किसके बराबर आ गया, k आपको 4 के बराबर आ गया। अब आप देखो कि k बराबर 4 किस विकल्प में दिख रहा है, ये आपको विकल्प 3 में दिख रहा है। इसका मतलब 12 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म है। अब बताओ कि प्रतिच्छेदी की बात हो रही है। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को काटने वाले को हम लोग प्रतिच्छेदी कहते हैं, मतलब ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा तो ऐसे कंडीशन में आपने पढ़ा होगा थ्योरी वाले सेक्शन में कि एक और केवल एक हल होते हैं, या उसी को हम लोग अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन में विकल्प बी में दिखाई पड़ रहा है कि एक हल है, एक हल होंगे। इसका मतलब 13 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म है। अब दो समानांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब ऐसा और ऐसा होगा। अब ये दोनों होगा, मतलब एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा। अगर नहीं काटेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या कोई हल संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है किस में दिया गया, आपको विकल्प 1 में दिया गया, मतलब 14 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया कि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। अब हल है ये, अब अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इसमें से कोई नहीं। आपको तो चेक करके देखना होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं। यहां पे क्या है, x प्लस 2y और प्लस 5 बराबर 0। दूसरा दिया गया आपको -3x - 6y प्लस 1 बराबर 0।
a1 कितना है, x के गुणांक को a1 कहते हैं, 1 के बराबर है। b1 कितना है, b1 आपको 2 के बराबर है। और c1 कितना है, c1 5 के बराबर है। इसके बाद a2 कितना है, a2 आपको 3 के बराबर दिया गया, सॉरी -3 के बराबर दिया गया। और इसके बाद b2 कितना है, b2 आपको -6 के बराबर दिया गया। इसके बाद c2 कितना है, c2 1 के बराबर दिया गया। अब क्या कहा गया, आपको तो चेक करना पड़ेगा। कैसे, हम लोग पहले पता कर लेते हैं a1 बाई a2। यहाँ पे a1 और बाई a2, a1 के जगह पे कितना है, तो 1 है। b1 के जगह पे a2 के जगह पे -3 है, 1 बट्टा -3, या इसी को आप लिख सकते हो -1/3। दूसरा b1 बाई b2 पता कर लो, b1 बाई b2। यहां पे देखो b1 के जगह पे कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और b2 के जगह पे -6। इसी को आप क्या लिख सकते हो, -2/6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहां से भी आपको -1/3 आ गया। अब c1 बाई c2 पता कर लो, c1 बाई c2। c1 के जगह पे 5 है, c2 के जगह पे 1 है, मतलब कितना आ गया, 5/1। कंक्लूजन क्या दिख रहा है, कंक्लूजन ये दिख रहा है फाइनली कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1/c2 के। क्या कंक्लूजन निकला, यहां पे देखो कि a1 बाई a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, c1/c2 के। अब एक बात बताओ कि इसमें जो है वो कितने हल होते हैं। इसमें आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा, किस विकल्प में दिख रहा है, कोई हल नहीं, आपको विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 15 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया कि यदि समीकरण kx - 5y बराबर 2 तथा 6x + 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो k का वैल्यू क्या होगा। मतलब आपसे k का वैल्यू पूछा जा रहा है, कैसे पता करोगे। हम लोग पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, तो kx - 5y, और देखो बराबर में 2 है, इस तरफ लाएंगे तो -2 होगा और ये 0 के बराबर आएगा। इसके बाद 6x + 2y, और देखो बराबर में 7 है, इस तरफ लेके आएंगे तो -7 होगा और ये बराबर 0 के आएगा। यहां पे देखो a1 क्या है, a1 कहते हैं हम लोग x के गुणांक को, जो k के बराबर है। इसके बाद a2 कितना है, a1 के बाद हम लोग b1 लेते हैं, तो यहां पे b1 ले लो। b1 किसके बराबर है, तो b1 y के गुणांक को कहते हैं, जो -5 के बराबर है। इसके बाद c1 कितना है, c1 -2 के बराबर है। इसके बाद a2 जो है वो 6 के बराबर है। b2 जो है ये आपको 2 के बराबर है, और c2 आपको -7 के बराबर दिया गया। ओके, अब कहा गया कि कोई हल ना हो। अब आपको पता है कि कोई हल ना हो का कंडीशन क्या होता है, जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और वो बराबर नहीं हो c1/c2 के, ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। यहां पे आप सॉल्व कर लो, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। यही कंडीशन होता है किसके लिए, कोई हल ना होगा। अब a1 कितना है, a1 की जगह पे k दिया गया, और a2 कितना है, a2 के जगह पे 6 दिया गया। b1 कितना है, b1 की जगह पे -5 है, और b2 के जगह पे b1 के जगह पे -5 है, और b2 के जगह पे कितना है, तो b2 के जगह पे आपको 2 दिया गया है। b2 के जगह पे कितना है, तो 2 है, और इसके बाद बराबर नहीं होगा c1 के जगह पे कितना है, -2 है, और c2 के जगह पे कितना है, तो -7 है। अब देखो यहां पे क्या है, बराबर वाला लेना है, मतलब इस दोनों को आपको चूज करना होगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो हम लोग 2 को k से गुना करेंगे, तो ये आपको आ जाएगा 2k बराबर -5 को 6 से गुना करेंगे, तब इसको ऐसे ही रहने दो, -5 × 6। अगर आप k बराबर फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो -5 × 6 अब बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और -5 को आप 3 से गुना करोगे तो -15 आ जाएगा। अब आप चेक करो कि k बराबर -15 कहां दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है विकल्प डी में। इसका मतलब 16 का सही उत्तर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया, दो चर में 2 एक तलीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या होगी। हम आपको बता चुके हैं कि ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी होगा तो उसके एक और केवल एक हल होंगे, या जिसको हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। तो एक और केवल एक हल किसमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक। ये आपको विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि 17 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन होगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 और 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। अब अनगिनत हल होंगे तो आपसे पूछा गया कि इस कंडीशन में जो है वो a का वैल्यू क्या होगा, मतलब आपसे a का मान पूछा जा रहा है। कैसे पता करोगे, यहां पे समझो आप। क्या कहा गया हमसे कि 10x प्लस 5y। अब एक बात बताओ, कैसा आपको इक्वेशन दिखता है, ax प्लस by और माइनस c बराबर 0। यहां पे अगर हम इसको इस तरफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस a माइनस b, या यहां पे a माइनस 5 और ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। बातें समझ में आई। हमने क्या किया कि इसको जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर लिया तो माइनस में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा है आपका 20x प्लस 10y और माइनस a और ये बराबर आ गया किसके, 0 के। बातें समझ रहे हो। अब क्या कहा गया कि अनगिनत हल होंगे। यहां पे a1 कितना है, a1 जो है वो 10 के बराबर है। b1 कितना है, b1 5 के बराबर है। और c1 कितना है, c1 जो है वो माइनस a माइनस 5 के बराबर है। इसके बाद a2 कितना है, a2 20 के बराबर है। b2 कितना है, b2 जो है वो 10 के बराबर है। और c2 कितना है, c2 जो है वो माइनस a के बराबर है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अनगिनत हल होंगे। अब अनगिनत हल का कंडीशन क्या होता है, आपको यह पता है कि a1 बट्टा a2 अगर बराबर हो जाए b1 बट्टा b2 के, और ये अगर बराबर हो जाए c1 बट्टा c2 के, यही कंडीशन होता है किसका, अनगिनत हल का। अब सबका वैल्यू पुट करो। a1 के जगह पे कितना आएगा, 10 आएगा। a2 के जगह पे कितना आएगा, a2 के जगह पे 20 आएगा। इसके बाद b1 के जगह पे कितना आएगा, b1 के जगह पे 5 आएगा। और b2 के जगह पे कितना आएगा, ये 10 आएगा। और इसके बाद c1 के जगह पे कितना आएगा, c1 के जगह पे माइनस a माइनस 5 आएगा, मतलब a माइनस 5। अब बट्टा c2 के जगह पे कितना आएगा, तो माइनस a आएगा। अब देखो कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो 10 बट्टा 20 को हो, या इसको अगर 10 से कम 10, 10 दूना 20 कहे तो कोई दिक्कत होगा। 5 बट्टा 10 को हो, या 5 से कम 5, 5 दूना 10 कहे तो कोई दिक्कत होगा। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि 1 बट्टा 2 जो है ये बराबर आ गया किसके, तो a माइनस 5 और बट्टा a के। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a को 1 से गुना करोगे a आएगा, 2 को a से गुना करोगे 2a आएगा, और 5 को 2 से गुना करोगे तो 10 आएगा। यहां से इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 10 आ गया, और ये 10 किसके बराबर आ जाएगा, ये 10 आपको बराबर आ जाएगा 2a, और इस तरफ a जाएगा तो a आएगा, मतलब आपको a 10 के बराबर आ गया। कितना के बराबर, 10 के बराबर। और a बराबर 10 किस में दिया गया, ये आपको दिया गया विकल्प 3 में। इसका मतलब 18 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। 18 का विकल्प कितना हो जाएगा, 3 सही उत्तर हो जाएगा।